सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक ऐसे संवेदनशील विषय पर बात करेंगे जो न केवल वर्तमान में हमारे लिए चिंता का विषय है, बल्कि आने वाले समय में यह विषय कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है, ये इस चर्चा के दौरान शायद आप समझ पाएंगे। हम बात कर रहे हैं भारत में टेलीकॉम क्षेत्र की स्थिति के संदर्भ में। भारत मोबाइल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश माना जाता है और मोबाइल निर्माण के संदर्भ में भी भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। लोग ये भी अचंभे के साथ कहते हैं कि भारत में डेटा की दरें सबसे कम हैं दुनिया में अन्य देशों के, विकसित देशों के मुकाबले में। लोग ये भी मानते हैं कि भारत में कॉल की दरें भी अपेक्षाकृत काफ़ी कम हैं। भारत में 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन हैं, 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के हाथ में स्मार्टफोन हैं। इतना भरा पूरा बाजार जब सामने दिखाई देता है तो उसके बाद वो कौन से हालात हैं जिसके चलते पिछले एक दशक में इस देश में टेलीकॉम बिजनेस से जुड़ी हुई 1 दर्जन से ज़्यादा कंपनियां अपना साजो सामान समेट चुकी हैं। ये सामान समेटने वालों में टाटा जैसा समूह भी शामिल है, अनिल अंबानी जैसा व्यक्ति धराशायी हो चुका है। दुनिया की तमाम नामचीन कंपनियां इस देश से सामान बटोर बटोर के वापस जा चुकी हैं। ताज़ा नाम इसमें जो आ रहा है वो आइडिया वोडाफोन के संदर्भ में है। आइडिया वोडाफोन जो संयुक्त उपक्रम है, देश के बड़े ही प्रतिष्ठित औद्योगिक घराने बिरला समूह से ताल्लुक रखने वाला ये उपक्रम भी अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। कुमार मंगलम बिरला साफ तौर पर कह चुके हैं कि अब कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। उन्होंने अपना नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद छोड़ दिया। भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखकर विधिवत तौर पर कह दिया है कि आप जिसको चाहें उसके हवाले ये कंपनी कर दीजिए, मैं अपनी हिस्सेदारी बिना किसी शुल्क के छोड़ने के लिए तैयार हूं। कुल जमा भारतीय एयरटेल और जियो इन्फोकॉम, ये 2 कंपनियां ही आने वाले समय में बाजार में दिखाई दे रही हैं। उच्च गुणवत्ता के लिए, सही दामों के लिए प्रतिस्पर्धा किसी भी क्षेत्र में जरूरी है, पर बदलते वक्त के साथ एकाधिकार की ओर जैसे कदम टेलीकॉम कंपनी के बढ़ रहे हैं, उसी पर आज हम बात करेंगे। टेलीकॉम क्षेत्र से जुड़ी हुई चिंताओं से रूबरू होने की कोशिश करेंगे, आने वाले समय की आहट को सुनने की कोशिश करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और एक संजीदा विषय पे कुछ गंभीर बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि एवरी मैन मीट्स हिज वाटरलू एट लीस्ट, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को अंततोगत्वा अपना वाटरलू मिलता ही है। वाटरलू के संदर्भ में आपको जानकारी होगी, नेपोलियन जैसे विश्व विजेता के तौर पर मानते थे, महान योद्धा माना जाता था, जिसके संदर्भ में माना जाता था कि वो युद्ध कभी हार ही नहीं सकता। पर वाटरलू ने कुल मिलाकर नेपोलियन की योद्धा और राजा के तौर पर जिंदगी का समापन कर दिया था। टेलीकॉम क्षेत्र में भी लगभग तमाम कंपनियां समय के साथ साथ वाटरलू को प्राप्त होती दिख रही हैं। ताजा नाम उसमें कुमार मंगलम बिरला का कह लें या आइडिया वोडाफोन का। इसी की रोशनी में अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ में भारत सरकार के पूर्व विशेष सचिव सुभाष पांडे जी खासतौर पर मौजूद हैं। हमारे साथ रवि विश्वेश्वरैया जी हैं जो टेलीकॉम क्षेत्र के बड़े जानकार माने जाते हैं। हमारे साथ सारथी आचार्य जी हैं, बताओ अर्थशास्त्री, देश दुनिया में उनकी ख्याति से कौन परिचित नहीं है। कुछ ही देर में हमारे साथ विराग गुप्ता भी होंगे जो टेलीकॉम से जुड़ी तमाम याचिकाओं में अदालत में याचिकाकर्ता के तौर पर भूमिका निभाते रहे हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत रवि विश्वेश्वरैया जी से करते हैं और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कहां खड़े हैं हम और आने वाले समय में कहां पहुंचेंगे। क्या 1 या 2 कंपनियों के हवाले पूरा देश नहीं होता जा रहा है? सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी BSNL, MTNL जो एक समय में आम आदमी तक इस सुविधा को पहुंचाने का बड़ा कारण बनी थी, वो हाँफ नहीं रही हैं बल्कि तड़फड़ा रही हैं। इस रोशनी में रवि जी थोड़ा हमसे साझा करेंगे स्थितियों को। हाँ, नमस्कार जी। ये एक बहुत अत्यंत कठिन समस्या है जिसका कोई सरल समाधान नहीं है और सरकार को बहुत एक कठिन राजनीतिक निर्णय लेना पड़ेगा। अगर वो वोडाफोन आइडिया को दीवाला पर से बचाना चाहते हैं, क्योंकि उनके जितने जो संपत्तियां हैं, परिसंपत्तियां हैं जी, वो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है। 23,000 करोड़ के जो ऋण है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ है जी, और जो और भी ऋण है ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू,
फिर वो जो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के जो स्पेक्ट्रम चार्जेस है वो 1,50,000 करोड़ का है। और ये सारे पब्लिक एसेट्स हैं, जन के परिसंपत्तियां हैं। अगर ये डूब जाएंगे तो सरकार को ये चूज करना पड़ेगा, ये विकल्प लेना पड़ेगा कि आर यू गोइंग टू थ्रो गुड मनी आफ्टर बैड और आर यू गोइंग टू ट्राई टू रेस्क्यू द कंपनी। अब ये देखना है कि जो कुमारमंगलम बिरला ने किया था कि सरकार से उसने प्रार्थना किया था कि जो परिसंपत्तियां हैं सरकार उसको उनके अभिग्रहण करें और भारत संचार निगम के साथ उनका इत्तेहाद करें, या लेन कर दे उनके साथ, एमैल्गमेशन कर दें। और उसमें कुछ अच्छे विकल्प हैं कि जो सहक्रियता है भारत संचार निगम और वोडाफोन आइडिया, उनके जो अवसंरचना है, उपकरण है, उनमें तो काफी सहक्रियता है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर ये जो समामेल हो तो उसका जो मार्केट शेयर होगा वो करीब 33 या 34% होगा, और वो compete कर सकता है रिलायंस जियो के साथ या एयरटेल के साथ। अभी रिलायंस जियो के साथ 420 ग्राहक हैं, एयरटेल के साथ करीब 350 ग्राहक हैं, वोडाफोन आइडिया के 280 ग्राहक हैं और भारत संचार निगम के करीब 120 ग्राहक हैं। तो अगर इनका जो विलयन होगा तो इनके 400 ग्राहक हो जाएंगे और वो वोडाफोन वो रिलायंस जियो के समान हो जाएगा ग्राहकों के सब्सक्राइबर। रवि जी, मैं थोड़ा विषय को पृष्ठभूमि के साथ ले जाना चाहता हूं। इस देश में मोबाइल क्रांति की शुरुआत 31 जुलाई 1995 को हुई। 26 साल का सफर पूरा कर चुके हैं। मोदी टेस्ला के द्वारा यह कंपनी की शुरुआत हुई थी। 8 कंपनियों को लाइसेंस दिए थे। ज्योति बसु ने पहली कॉल सुखराम जी को की थी। 5 साल में कुल 10 लाख उपभोक्ता बने थे। लेकिन पिछले 2 दशक में जिस गति से यह सेक्टर बढ़ा है वो अचंभित करता है। लेकिन जितनी बुरी तरीके से कंपनियों की पिटाई इस सेक्टर में हुई है वो भी उससे कहीं ज्यादा अचंभित करता है। आपसे समझना चाहता हूं इस बात को कि अमूमन कोई सेक्टर बढ़ता है तो उससे जुड़ी कंपनियों की वेल्थ बढ़ती है, कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है, कंपनियों का आभा मंडल बढ़ता है। पर इस देश के अंदर अचंभित करने वाली बात यह है, जिन्होंने बुनियाद रखी थी, जिन्होंने इन सेवाओं का विस्तार दिया था, समय गुजरने के साथ वो सब इतिहास के पन्नों में समा रही हैं। कुल जमा 4 साल 5 साल पहले शुरू हुई जियो हर तरफ जियो जियो के साथ में दिखाई दे रही है। कहां चूक गई पुरानी कंपनियां, या क्या भारत सरकार की नीतियां ऐसी रही जिसने उन पुरानी कंपनियों को उखाड़ दिया और एक नई कंपनी के लिए बाजार बनाकर पेश कर दिया? नहीं, कुछ तो सरकार के जो नियम थे और जो पॉलिसीज थे वो तो ठीक नहीं थे, लेकिन ज्यादातर ये थे कि कंपनियां का भी कसूर है कि उनके वो ठीक से नहीं चला पा रहे थे। पहले तो 1995 में देखना कि जो नीलाम हुआ था, ऑक्शन हुआ था, उसमें तो इतने कुछ कंपनियां थे जो इतना ज्यादा उन्होंने उस नीलाम में बिड किए थे, और फिर वो जो अर्नेस्ट मनी भी नहीं दे पा रहे थे जो 10% का था जी। और फिर 1999 में न्यू टेलीकॉम पॉलिसी अनाउंस हुआ था जिसमें वो माइग्रेशन हुआ था। जो फिक्स्ड लाइसेंस फी, जो अनुमति पत्र के जो लाइसेंस फी था उसमें तो माइग्रेट किए थे वो रेवेन्यू शेयरिंग में, राजस्व के जो शेयर थे। और प्रॉब्लम ये आता था कि जब वो माइग्रेट किए थे फिक्स्ड लाइसेंस फी टू जो पूंजी निवेश किए थे, जो राजस्व शेयरिंग था, उस टाइम उन्होंने ठीक से डिफाइन नहीं किया था कि जो क्या ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के टर्म्स क्या होते हैं। और वही जो उच्च न्यायालय में 25 साल से वो लिटिगेशन चल रहा था कि
ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में क्या होना चाहिए। जी। ये जो निजी सेवा प्रबंधक है वो बोल रहे थे कि सिर्फ दूरसंचार के जो राजस्व है उसमें मिलाना चाहिए। सरकार बोल रही थी कि जब आपने माइग्रेट किया था फिक्स लाइसेंस फी जो आप जमा नहीं कर पाए, तो जब 1995, 1996, 1997 में, तो आपका जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू था उसमें सब कुछ आना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, कैपिटल एसेट्स, डिविडेंड्स, बाकी जितने भी पूंजी निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ आना चाहिए। आपके जो कंपनी का जो पूरा रेवेन्यू है उसका हिस्सा होना चाहिए। और ये उच्च न्यायालय ने ये माना कि सरकार का ठीक था कि सब कुछ, कि टोटल कंपनी का रेवेन्यू आना चाहिए। जब ये सेवा प्रबंधक बोल रहे थे कि सिर्फ जो दूरसंचार के ऑपरेशंस का राजस्व है सिर्फ उसको गिनाया जाना चाहिए। तो इसी के वजह से जो जब कोई क्लैरिटी नहीं था कि क्या क्या गिनना चाहिए ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में, तभी तो वोडाफोन आइडिया का ये इतनी समस्या में इसलिए आया है। कंपनियों का भी दोष है, सरकार के स्तर पर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये कहना रवि जी का। मेरे साथ में सुभाष पांडे जी हैं। सरकारी नीतियों पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूं और सुभाष जी आपसे समझना चाहता हूं। सरकार का काम था एक अच्छा बाजार खड़ा करके देना, सरकार का काम था इस देश के उपभोक्ताओं को सस्ती से सस्ती कीमत पर सेवाएं उपलब्ध करवाना। पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है सस्ती सेवाएं तो उपलब्ध कराई गई, लेकिन कंपनियों का दिवाला निकला जा रहा है और आने वाले समय में कुल 1 या 2 कंपनियां ही बाजार में रह जाने वाली हैं। तय है कि अगर 2 कंपनी ही बाजार में रहेंगी तो आखिरी नुकसान आम आदमी अर्थात आम उपभोक्ता का होगा। थोड़ा दृष्टि देंगे कि ऐसी क्या रणनीति पे काम किया सरकार ने कि 15 कंपनियों में से कुल 3 कंपनियां अब निजी क्षेत्र की बची हैं टेलीकॉम सेक्टर में इस देश के अंदर। 1 दर्जन कंपनियां अपना डिब्बा बंद करके इतिहास के पन्नों में समा चुकी हैं। देखिए, जो सरकार की जो नीतियां रही हैं जी, वो कोई पर्दे के पीछे नहीं रही हैं जी, वो कागजों में रही हैं, लिखित रही हैं, एग्रीमेंट्स में रही हैं। चाहे वो न्यू टेलीकॉम पॉलिसी 99 में माइग्रेशन था फिक्स्ड फी लाइसेंस से रेवेन्यू शेयरिंग में, या उसके बाद जो 2G स्कैम में जो सुप्रीम कोर्ट के कैंसिलेशन की वजह से कुछ कंपनियों को नुकसान हुआ। तो जो 2 सबसे बड़े इश्यूज हैं जिसकी वजह से बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां इसमें नहीं रुक पाई, उसमें था AGR का इशू, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का इशू, और 2G स्कैम का इशू। तो अभी जहां हम वोडाफोन आइडिया की बात कर रहे हैं, इसका जो ओरिजिन है प्रॉब्लम का वो है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट तक बात जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का ने भी इस बात पर मोहर लगाई है कि ये इसमें कहीं किसी तरह के 2-3 इंटरप्रिटेशन का सवाल ही नहीं है। पहले आपने कंपनियों ने जब 90s में लाइसेंस लिए तो एक फिक्स्ड प्राइस पर लिए कि हम इतना प्राइस देंगे, उसके बाद हम जो भी रेवेन्यू कमाएंगे वो हमारी होगी। और जब वो मॉडल नहीं चल पाया और गवर्नमेंट ने कहा कि आपसे हम लाइसेंस फी शुरू में कम लेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अर्निंग करते जाएंगे उसका एक हिस्सा हमें देंगे, और उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि उसमें सब प्रकार की रेवेन्यू होगी। और उसका भी एक लॉजिक था। लॉजिक ये था कि अगर आप किसी खास तरह की रेवेन्यू का ही शेयर बनाते हैं तो आप ये इस बात को आमंत्रण दे रहे हैं कि कंपनियां अपने अकाउंट्स में इस तरह की हेराफेरी करें कि जो शेयरेबल रेवेन्यू है वो कम दिखाई जाए और नॉन शेयरेबल रेवेन्यू ज्यादा हो जाए। और भी कई सेक्टर्स में, जैसे मैं इशारा करना चाहूंगा एयरपोर्ट के, उसमें भी इस तरह की बातें आई हैं कि तो कंपनियां क्या करती हैं कि जिसको शेयरेबल करना है उसको किसी तरह से कम रखेंगे और जो नॉन शेयरेबल रेवेन्यू उसको बढ़ाएंगे। तो उसको करने के लिए ये इसका नाम ही है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, कि टोटल रेवेन्यू लिया जाएगा, उसमें जिस चीज का एडजस्टमेंट किया गया है पास थ्रू वो भी साफ साफ बता दिया गया। तो अगर उसके चलते मतलब कॉमर्स और बिजनेस का वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट से चलता है, लाइसेंस के कंडीशन से चलता है, ये मुंह जवानी बात नहीं थी। और उसके रहते हुए भी
अगर कंपनियों ने उस एजीआर का प्रोविजन नहीं किया है या उसका सही कैलकुलेशन नहीं किया है या उसको देने में ढिलाई करते रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा मैनेजमेंट बदल गया, किसका मर्जर अमलगमेशन हो गया, क्योंकि कंपनी तो एक परपेचुअल एंटिटी है। तो मैनेजमेंट आते जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी की जो लायबिलिटी है वो कंपनी के साथ अटैच होती है और कंपनी के साथ ही खत्म होती है। तो इसलिए इस बारे में कोई हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है कि सरकार ने किसी को जानबूझकर किसी कंपनी को टारगेट करके कहा हो कि इसको मार्केट से निकालना, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको माफी के साथ रोकूंगा। सरकार अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करती है। जैसे आपने लाइसेंस की फीस के संदर्भ में कहा, 1994 में जब लाइसेंस आमंत्रित किए गए, कंपनियों ने भारी भरकम फीस कमिट कर दी, और जैसा रवि जी हमें बता रहे हैं कि लोग जो मिनिमम राशि थी 10% भी, वो भी जमा कर पाने में नाकाम रहे थे। पर सरकार ने उस समय परिस्थितियों को समझा, नीति में परिवर्तन किया। ये आपने खुद हमें बताया कि उस लाइसेंस फीस की जगह पे ये वाले मॉडल पे गए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस नीति के चलते 15 टेलीफोन ऑपरेटर में से 12 टेलीफोन ऑपरेटर क्षेत्र छोड़ जाने के लिए मजबूर हो गए, जिसमें टाटा जैसा समूह भी शामिल है, तो क्या सरकार के स्तर पर अपनी रीति और नीति दोनों पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं आन पड़ती है? क्या सरकार ने यह महसूस नहीं किया कि इस नीति के चलते स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण नहीं बन पा रहा है? क्या सरकार महसूस नहीं करी कि आखिरी तौर पर हम एक या दो कंपनियों के हवाले पूरे देश को करने जा रहे हैं, जिसकी कीमत आने वाले समय में आम आदमी को चुकानी पड़ेगी? क्या नजरिया होगा सरकार का इस संदर्भ? नहीं, देखिए, आपने खुद ही अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि 95 से शुरू में 5 साल में कितने सब्सक्राइबर बढ़े, और उसको देखते हुए कि जो टैरिफ रेट, जो लाइसेंस फी थी, फिक्स लाइसेंस फी थी, वो इतनी ज्यादा एग्रेसिवली बिड की गई थी कि उसके चलते बाजार बढ़ा ही नहीं और सब्सक्राइबर बेस बढ़ा ही नहीं। तो इसलिए सरकार ने 99 में उस पर पुनर्विचार किया, चेंज किया। आज ऐसी कोई स्थिति नजर में नहीं आती है कि बाजार नहीं बढ़ा हो, एजीआर के चलते बाजार का विस्तार रुक गया हो। बाजार बराबर बढ़ रहा है, टेलीकॉम कनेक्टिविटी बढ़ रही है। तो इसलिए अगर कुछ कंपनियों को उसमें दिक्कत होती है, कुछ को नहीं होती, तो ये तो बिजनेस और कॉमर्स का नियम है कि जो कंपनियां उस सेक्टर के नियम कायदे के चलते और अपने कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स को पूरा करते हुए रह सकती हैं, उन्हें ही उसमें रहने का अधिकार है। वरना किसी ने को सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि 15 को लाए, 20 को लाए और 30 को लाए और उनको कानून भी दे और उनको चलाने में मदद भी दे। मैं आपसे बात करूंगा इन कंपनियों के संदर्भ में जिम्मेदारी है या नहीं है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल क्यों हाफ रही है, इस पर तो आपसे बात जरूर करूंगा। लेकिन इससे पहले सारथी आचार्य जी के पास में जाना चाहता हूं। सारथी साहब, आपसे विशुद्ध अर्थशास्त्री जानना चाहता हूं, क्या जो 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियां थी उनका तौर तरीका खराब था, उनकी रीति खराब थी, जिसके चलते वो बाजार से बाहर होने के लिए मजबूर हुई, या सरकार की पॉलिसीज में ऐसा लोचा था, सरकार की पॉलिसीज में ऐसी खात्मे थे कि जो जितनी पुरानी कंपनी हुई उस पर बोझ उतना ज्यादा हो गया और 4 साल 5 साल पहले आई हुई कंपनी हर तरफ छा गई? थोड़ा आप दृष्टि दें अर्थशास्त्री। हाँ जी, मैं इसमें एक आर्थिक पर्सपेक्टिव रखना चाहूंगा जी, कि हिंदुस्तान में जब कोई नई चीज आती है जी, जैसे कि एयरलाइंस खोली गई थी इन्होंने 90s में जी, अब हाफ अ डजन कंपनियां आ गई थी, मोदी, लुफ्त और ईस्ट वेस्ट सब बंद हो गई, और फिर अल्टीमेटली 1-2 बची, उसमें से भी अब आप जानते हो सिचुएशन क्या है, 1-2 कंपनियां बची हैं। इसी प्रकार से यदि आप देखेंगे कार्स में भी डीसीएफ भी गाड़ी बना रहा है जी, और तरह के लोग बना। द पॉइंट इज, हमारे यहाँ जब कोई सेक्टर खुलता है बहुत सारे लोग आ जाते हैं, फॉरेन कोलैबोरेशन लेके बनाना शुरू कर देते हैं। ये जो बिजनेस मॉडल है ये भारत में फॉलो होता है और फिर क्विक प्रॉफिट के बाद कंपनियां निकल जाती हैं। फंडामेंटल क्या है, केवल 5 कंपनी हैं वर्ल्ड में जो कि टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाती हैं,
जी, उसमें चाइना की कंपनी है, जिस तरह हुआवाई है, और जापान की एक कंपनी है, एक स्वीडन की कंपनी है, एक नोकिया है, फिनलैंड की कंपनी है, और एक कोरिया कंपनी है सैमसंग। केवल 5 कंपनियां बनाती हैं, बाकी सब तो हैंडसेट वगैरह बनाती हैं, बात दूसरी है। जो मेजर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट है ये 5 कंपनियां बनाती हैं ना। हमारे पास बिल्कुल कोर कॉम्पिटेंस नहीं है, ना इसमें हमने कुछ पैसा डाला है। और इन कंपनियों ने आप देखोगे 2G, 3G, 4G, 5G बार 2-3 साल बाद टेक्नोलॉजी चेंज करी है। दैट मीन्स आपके पास इन्वेस्टमेंट्स आपको उतने ही एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। और क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी किसी भी सेक्टर में नहीं है, हमको हर चीज के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है, हमारा रुपया गिरता चला जा रहा है। तो अगर आप बिजनेस मॉडल बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल 5 साल या 10 साल का, उसमें आप 5-6% ऊपर नीचे आप करते हो, लेकिन तब ये सम ऑफ दीज कंपनीज जो बनी थी जब 2G के टाइम, रुपया 40 पे एक्सचेंज कर रहा था, 40 फॉर $1। अब वो है वो 70 के ऊपर $, तो आपका पूरी इकोनॉमिक्स गड़बड़ हो गई है जी। और दूसरा ये एक और इसमें पॉइंट ये है कि हमारे यहां डेट बेस्ड कंपनीज बहुत है, इक्विटी बेस्ड बहुत कम है। तो जब डेट बढ़ता है तो सडनली आप दे नहीं पाते हो। तीसरा इसमें यह है कि हर आदमी मार्केट शेयर लेना चाहता है, तो वर्ल्ड की जो लोएस्ट रेट्स हैं हमारी, वो हिंदुस्तान में ही है जी। तो मैं अंग्रेजी में बोलना चाहूंगा कि विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट कोर कॉम्पिटेंस, अगर हम सस्ती से सस्ती चीज देना चाहेंगे, क्या ये मुनासिब है जी? तो ये जब तक हमारे यहाँ मेजर इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज जो हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं आएंगी और साइज में बड़ी होकर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डेवलप नहीं करेंगी सरकार के साथ, जिसमें एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बननी चाहिए कि एक प्रेडिक्टेबिलिटी जिसमें होनी चाहिए जी, कि भाई नेक्स्ट 10 साल तक हमारी ये पॉलिसी रहेगी, आपकी जिम्मेदारी ये, हमारी जिम्मेदारी ये, हम दोनों साथ करते हैं। जिस तरह मैं इसमें एक उदाहरण देना चाहूंगा कि 1990s में तब ये कंप्यूटर्स एंड कार्स कोरिया के जो आते थे, थर्ड रेट आते थे जी। और इनिशियली मेरे पास भी एक होंडाई की गाड़ी थी, वो सेंट्रो, लाइक एनी अदर कार। आज देखिए होंडाई जो है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है मोटर कार्स में। क्यों पहुंची है? बिकॉज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड स्केल। नो, जब तक कि हम स्किल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इस प्रकार की चेंजिंग पॉलिसीज की भाई ये हो गया तो चलो प्लग इन कर देते हैं, ईयर टू ईयर जो बजट के लिए ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, उससे क्या है कि लॉन्ग टर्म बिजनेस आपका डेवलप नहीं हो सकता है। टाटा भी नहीं कर पा रहा है, ना बिरला कर पा रहा है, कोई नहीं। बिरला के आप यहाँ देखिए टॉप मैनेजमेंट जितने भी, सॉरी मैं ज्यादा फ्रैंक बोल रहा हूँ, टॉप मैनेजमेंट यदि आप देखेंगे बिरला का, उसमें सब अकाउंटेंट्स है जी, कॉमर्स वाले हैं, कितने टेक्नोलॉजिस्ट हैं। आप 10 अमेरिकन कंपनीज ले लीजिए, टॉप लोग सब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, हमारे यहाँ सब अकाउंटेंट्स मिलेंगे जी। तो क्या केवल हिसाब, अकाउंट्स, बैलेंसेस, मनी के बेसिस पे विदाउट टेक्नोलॉजी, जबकि टेक्नोलॉजी हर साल चेंज हो रही है, क्या हम बढ़ सकते हैं? क्या आपने टेलीकॉम का एग्जांपल दिया, आपने एक नजरिया दिया। बताओ अर्थशास्त्री, मैं बीच में हस्तक्षेप करते हुए एक सवाल समझना चाहता हूं। आप बोल रहे रिसर्च के संदर्भ में हमने पैसे लगाए नहीं, हमारे पास अपना कोई तंत्र था नहीं, इसके बावजूद भी सबसे सस्ता देने की हम कोशिश कर रहे थे। पर सबसे सस्ता किसको? उसको जो इस देश का आम नागरिक है। ऐसी कोशिशों के बीच में सरकार मुनाफा खोज रही है, इसको कितना आप जायज मानते हैं? यह सवाल है। जो सरकार 10-10 साल में एक लैंडलाइन कनेक्शन दे पाने में नाकाम रहती थी, उस देश में पिछले 20 साल में तस्वीर ऐसी बदल गई है कि आज एक मजदूर भी जब चाहता है अपना संपर्क का माध्यम तुरंत खोज पाता है, इन कंपनियों की ही बदौलत। क्या सरकार को ऐसे समय में मुनाफे खोजने चाहिए या उसके नागरिकों को सस्ती दर पर संचार का माध्यम उपलब्ध रहे, यह सुनिश्चित करना चाहिए? सवाल इस बात का है। बतौर अर्थशास्त्री, मुनाफाखोरी सरकार का उद्देश्य रहेगी या अपने नागरिकों को सहूलियत उपलब्ध कराना एक लोकतांत्रिक, एक लोक कल्याणकारी राज्य में? यह मेरा सवाल है। इसमें आप देखिए ना कि ये टेलीकॉम का ही सवाल नहीं है, आप खेती का ले लीजिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो राइस का है या व्हीट का है, उसको गरीब लोगों को सब्सिडाइज देके गवर्नमेंट देती है जी। तो यदि आपके दिमाग में ये आता है कि सब्सिडी देनी है गरीब को, तो आप एक पॉलिसी इस तरह डिफाइन करिए ना कि जो बीपीएल लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनकी रेट अलग होगी और बाकियों की रेट अलग होगी। या इस तरह
ये तो एक जनरल एग्जांपल मैंने दिया, कैसे करना है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन आप एक हाई टेक्नोलॉजी जिसकी बहुत हाई कॉस्ट और चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, उसको आप सस्ते से सस्ते दर पे यदि देना चाहते हैं, यदि यही गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो आपको कहीं से तो पैसा लाना पड़ेगा इसके लिए जी। और वो जो कहीं से पैसा आएगा, आप सोचिए कहां से लाएंगे आप वो पैसा। उसके लिए वित्त मंत्री और बाकी लोग सोचे कि आपको टेलीफोन पे आपको सब्सिडी देनी है, कि खाने पे सब्सिडी देनी है, कि आपको सस्ते घरों की सब्सिडी देनी है, एलपीजी पे सब्सिडी देनी है। आप तो डिसाइड कर लिए कहां आपको सब्सिडी देनी है। सारथी साहब का कहना है। लेकिन मैं विराग गुप्ता जी, जो जाने माने साइबर लॉ विशेषज्ञ के तौर पर ख्याति रखते हैं, विराग जी आपसे समझना चाहता हूं, कानून की दृष्टि से और नीति की दृष्टि से एक बड़े वर्ग का आरोप यह है कि पिछले 2-5 सालों में सरकारी स्तर पर नीति इस प्रकार से रही कि एक कंपनी विशेष को लाभ पहुंचे। ये अमूमन जियो के संदर्भ में कहना लोगों का रहता है। आपसे तकनीकी आधार पर समझना चाहता हूं, क्या कुछ ऐसा बदलाव हुआ है जिससे एक कंपनी विशेष को लाभ मिल रहा है, या कुल मिलाकर अपनी नाकामी को एक कंपनी की सफलता के संबंध में चिढ़कर इस प्रकार की बातों को ज्यादा प्रोपोगेंडे के तहत फैलाया जाता है? थोड़ा रोशनी देंगे आप? हिमांशु जी, मेरे जो बाकी पैनलिस्ट हैं उन लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, और अभी जो आचार्य जी हैं मैं उनसे सब सहमत होते हुए उसके आगे आपकी बात का जवाब देने की कोशिश करता हूं जी। जो आज की बदहाली है उसको किसी एक कंपनी की बजाय व्यापक स्तर पर अगर देखेंगे तो सारे आपको सवालों का और भी सेक्टर्स का जवाब मिलेगा जी। और आज की बदहाली के लिए 4 संस्थाएं जिम्मेदार हैं। पहली संस्था सरकार, दूसरी संस्था सुप्रीम कोर्ट, तीसरी संस्था ट्राई और चौथी संस्था सीएजी जी। इन 4 संस्थाओं ने कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया या अपनी जिम्मेदारियों को गलत तरीके से निभाया। और जो पांचवा है वो पांचवा है ये कंपनियां जी। और इन कंपनियों की, जो किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं जी, इन कंपनियों की 3 जो बातें होती हैं, इसकी वजह से अधिकतर जो प्रोजेक्ट हैं, अधिकतर इंसॉल्वेंसीज के आज जो चल रही प्रोसीडिंग्स, उनकी पहली नीति ये रहती है कि सब कुछ कर्जा लेकर के करना है, अपना खुद नहीं लगाना। और कर्जा लेने के बाद में उसमें से कंपनी से 20% पैसा कम से कम निकाल करके अपने पास रख लेना है जी। तो शुरू में ही किसी भी ग्रुप का, किसी भी कंपनी का ये जनरल एक स्टैंडर्ड रहता है। तो सरकारी पैसे पे चलना है, नंबर 1। नंबर 2, जब चीजें बिगड़ जाए तो सरकार के हवाले कर देना है जी। और नंबर 3, अपना किसी भी तरीके का योगदान उसमें नहीं देना है जी। या तो पब्लिक को चूना लगाना है या सरकार को चूना लगाना है जी। सरकार मतलब सरकारी बैंकों को जी। अब अगर हम वोडाफोन की बात करें तो वोडाफोन को आज डीओटी को पैसे देने हैं जी, आज सरकार को पैसे देने हैं, बैंकों को पैसे देने हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का उनके ऊपर एक देनदारी है जी। आज अगर कंपनी फेल होती है, मैं एक आम आदमी की बात करता हूं, अगर एक आम कंपनी अगर इंसॉल्वेंसी में जाती है तो क्या उसका डायरेक्टर बोल सकता है कि नहीं कंपनी आप लीजिए, मुझे जाने दीजिए जी। देश में जितनी भी इंसॉल्वेंसीज के प्रोसीडिंग चल रही हैं उनमें सारे में प्रोमोटर्स परेशान हैं जी। लेकिन जो देश के बड़े बड़े कर्णधार हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो आईपीओ से सरकारी पैसे के दम पे, सरकारी बैंकों के दम पे, सरकार की गलत नीतियों का फायदा उठा करके और पैसे कमाते हैं। और उसको अगर हमें गाय के तौर पे देखें तो दूध देने वाली गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो उसको सरकार से बोलते हैं कि आप इसको गौशाला में रख करके पैसे इसको खर्च करिए जी। तो ये एक बात हो गई जी। दूसरी बात, बहुत बड़ी बात है जिसको समझने की आवश्यकता है कि जिस युग में व्हाट्सएप में आपको फ्री में कॉल मिल रही हो जी, उस युग में आप मोबाइल फोन में पैसे कैसे वसूलेंगे जी। और अगर मोबाइल फोन में पैसे नहीं मिल रहे हैं तो मोबाइल फोन वाला ऑपरेटर सरकार को पैसे कैसे देगा जी। जिस सीएजी ने स्पेक्ट्रम में बहुत बड़ा लॉस बताया, कई लाख करोड़ रुपए का जी, और उसके बेसिस पे सरकार बदल गई जी। आज स्पेक्ट्रम का कोई लेने वाला नहीं है। यहां पर सरकार का बिगेस्ट फेल्योर है जी। कि सरकार, जैसे आप देखिए अंग्रेजों के समय में कलेक्टर होता था, उसका काम होता था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना जी। और आज भी इसीलिए उसको कलेक्टर बोलते हैं
जी। लेकिन लैंड रेवेन्यू तो आज की तारीख में कोई पैसा नहीं आता। आज तो किसानों को आप सब्सिडी देनी पड़ती है जी। इसी तरीके से बदलते वक्त के साथ सेक्टर्स बदलते हैं, बदलते वक्त के साथ आपके मोड ऑफ रेवेन्यू बदलते हैं जी। आज पेजर नहीं चलता, लेकिन अगर सरकार की पूरी नीति पेजर से टैक्स वसूलने की हो जी और मोबाइल से आप नहीं वसूले, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का, नौकरशाही का ये बेसिकली दिवालियापन है कि बदलते समय के अनुसार वो बदले नहीं जी। जो डिजिटल कंपनियां हैं, ये आज से 5 साल पहले गोविंदाचारी की याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने बताया था जी। गूगल अकेले उस समय 4,29,000 करोड़ रुपए भारत से कमाती थी, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट थी जी। और वो टैक्स देती थी 6,000 करोड़ रुपए में जी। 3 साल पहले वित्त मंत्री को ज्ञापन दिया गया कि जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं भारत से 20 लाख करोड़ का कारोबार कर रही हैं और सरकार उनसे टैक्स नहीं ले रही। तो जो नया जो रेवेन्यू मोड है उसको आपने टैक्स के दायरे से बाहर रखा और जो पुराना ब्लीडिंग सेक्टर है उससे आप पूरी वसूली कर रहे हो जी। यही चीज आम जनता के ऊपर है कि आम जनता के ऊपर सारे प्रकार के टैक्स हैं और जो बड़े लोग हैं, उनको बड़ी कंपनियां हैं, वो टैक्स अभी जैसे इवन जो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स का जो बेनिफिट दिया गया है जी। तो ये जो पूरी जो व्यवस्था में फेल्योर है, और जैसा इन्होंने आचार्य साहब ने बहुत सही बोला जी कि कंपनियों में आज सब अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, टेक्नोलॉजी जानने वाले नहीं है जी। इसी तरीके से सरकारी नौकरियों में जो हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको 3 चीजें समझने की आवश्यकता है: अर्थशास्त्र, टेक्नोलॉजी और उन कंपनियों का कानूनी दायरे में लाने का सिस्टम जी। और इन तीनों चीजों को समझने की बजाय उनके पास सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स रहती हैं जी। इसलिए टेलीकॉम सेक्टर जो कोविड है, तो कोविड ने कई सेक्टरों की बलि ली है जी। और उस बलि से नए सेक्टर्स पनपे हैं जी। तो कोविड के समय में टेलीकॉम सेक्टर की बलि के बेसिस पे डिजिटल सेक्टर पनप रहा है और इस नए डिजिटल सेक्टर पर सरकार टैक्स नहीं लगा रही है और पुराने सेक्टर के बारे में जो रोजगार दे रहा था, जो आमदनी दे रहा था, जिसने भारत में टेलीकॉम की क्रांति की, वो आज बदहाली का शिकार है। बहुत ही सुंदर तरीके से विराग गुप्ता जी ने हमें पूरी तस्वीर को साझा करके दिया है कि असल समस्या कहां है। डिजिटल सेक्टर बढ़ रहा है, डिजिटल सेक्टर में संभावना है, सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सकती है, उस तरफ ध्यान ही नहीं है। और जिस सेक्टर का दिवालिया निकला जा रहा है, सरकार चाहती है कि अभी भी उसी से जो मिल सके उसे वसूल लिया जाए। यह समस्या की जड़ में है। मैं रवि जी आपके पास वापस लौटता हूं और आपसे समझना चाहता हूं इसी संदर्भ में, जिस तरीके से कंपनियां हाथ खड़े कर रही हैं, मैं वापस अपने मूल मुद्दे पर लौटता हूं। आखिरी में इसकी कीमत किसको चुकानी होगी? क्या ये कंपनियां चुकाएंगी, क्या ये सरकार चुकाएगी, या आने वाले समय में जो हर हाथ में डिवाइस दिख रही है वो आने वाले समय में गायब होती हुई हमें दिखेगी? क्या कहते हैं आप? नहीं, ये तो जो विराग गुप्ता जी और बोले थे मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ, वो बिल्कुल ठीक बोले हैं। और बाकी जो आचार्य जी बोले हैं और बाकी पैनलिस्ट मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये ज्यादातर कंपनियां जो दिवाले हो रहे हैं उन्हीं का कसूर है, क्योंकि प्रौद्योगिकी बदल रही है, आर्थिक स्थिति बदल रही है। लेकिन जैसे विराग गुप्ता जी बोले थे, ये कंपनियां अपने जो रीति है वो नहीं बदल रहे हैं। प्रौद्योगिकी जब बदल रही है और आर्थिक स्थिति जब बदल रही है, उन्हीं का कसूर है। दूसरी चीज अब ये देखना है कि ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, इन्होंने जैसे वोडाफोन आइडिया, अगर सरकार इसको बचाएगी फिर ये सवाल पैदा होगा कि पहले उसने रिलायंस कम्युनिकेशंस को क्यों नहीं बचाया, यूनिनॉर को क्यों नहीं बचाया, ये बाकी सब जैसे एयरसेल को क्यों नहीं बचाया, क्योंकि इतने सारे दूरसंचार कंपनियां वो सारे दिवाले हो गए। अब और भी देखना है कि अब इसका जो ऋण है वोडाफोन आइडिया का, वो जो सार्वजनिक बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, 23,000 करोड़ है, और जो सरकार को ऋण है 1,50,000 करोड़ है। अब सरकार को ये निर्णय लेना होगा कि वो अपना ये टैक्स पेयर मनी से बेल आउट हो जाएगा इस कंपनी को, ताकि अपने जो पब्लिक सेक्टर डेट है, ऋण है 23,000 का, वो कैसे रिकवर करे, क्योंकि उसमें भी तो सार्वजनिक पब्लिक का ही
पैसा है, टैक्स पेयर का ही पैसा है। जैसे अब वोडाफोन का एक्सपोजर 11,000 करोड़ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जी, ठीक है। अब वो 11,000 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे रिकवर करेगा? तो ये देखना है कि इसका कोई सरल समाधान नहीं है। फिर एक और चीज देखना है कि ये कि ये जो दूरसंचार सेक्टर है जी, ये एक सामरिक सेक्टर है, रणनीति का सेक्टर है या नहीं। अगर ये अवसंरचना की सेक्टर है, फिर आप देख सकते हैं कि इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है पूरे आर्थिक इकोनॉमी पर, मल्टीप्लायर इफेक्ट तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इक्रियर का एक निरीक्षण था कि अगर टेलीकॉम पेनिट्रेशन 10% से बढ़ता है, वृद्धि होती है उसमें, तो जीडीपी करीब 3% से वृद्धि होती है उसकी। तो अगर आप देखते हैं कि ये सेक्टर अवसंरचना की सेक्टर है जिसमें खूब मल्टीप्लायर इफेक्ट है, जैसे ये टेलीकॉम दूरसंचार, अगर आप सोचते हैं कि ये राजस्व की सोर्स नहीं है, लेकिन ये टाइम सेवर है, कॉस्ट सेवर है, इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ बिजनेस कर सकता है, डिक्रीज इन टाइम ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का अगर आप देखते हैं उस तौर से इसकी जो आर्थिक स्थिति पर क्या असर है, तो आप एक निर्णय ले सकते हैं उसका। तो आप उसका निर्णय ले सकते हैं। ये कहना है कि मैं सुभाष पांडे जी अपनी चर्चा को थोड़ा और विस्तार देना चाहता हूं और जहां पे आपसे बात अधूरी छूटी थी वहां से पकड़ना चाहता हूं। निजी क्षेत्र की कंपनियों पर तो हमने टीका टिप्पणी कर दी, इनके अपने तौर तरीकों में खोट था, नीयत में भी खोट था, रणनीति भी ठीक नहीं थी, पैसे मारने की भी प्रवृत्ति इन लोगों की रहती है। लेकिन आपसे सवाल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल के संदर्भ में है। 1996 में पहली कॉल हुई थी, 1995 में, लेकिन आम आदमी की पहुंच में मोबाइल तब आया था जब बीएसएनएल ने इस क्षेत्र में कदम रखा था। और जिस गति के साथ दरें घटी, जिस तरीके से विस्तार हुआ, उसमें बीएसएनएल की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इस देश में एमटीएनएल था जिसने 3G की सर्विसेज शुरू की। आपसे जानना चाहता हूं सरकार ने ये कौन सी नीति अपनाई जिसके तहत 4G के संदर्भ में बीएसएनएल और एमटीएनएल को हिस्सेदारी नहीं लेने दी। और आज हालत यह है, जो बीएसएनएल एक समय में देश के लिए गर्व का विषय था, वो लानत का विषय विभाग के लिए बना हुआ है। कब बंद हो जाएगा, कैसे बंद हो जाएगा, तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी, इन सवालों से बीएसएनएल जूझता दिखाई देता है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, अगर केवल सरकार की नीतियां ही इसके लिए जिम्मेदार होती जी, तो दो बड़ी कंपनियां कैसे चल रही होती जी, जो है ना। तो इससे साफ ये हो जाता है कि अगर नीतियों में ही कोई मूलभूत कमजोरी होती तो वो सभी कंपनियों को नुकसान पहुंचाती, वो किसी दो कंपनियां भी उसमें उसके चपेट में आ जाती। तो ऐसा नहीं है। इसलिए मैं इस बात से सहमत हूं कि जो बिजनेस मॉडल है, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन नहीं किया, डेट बेस्ड बिजनेस मॉडल रखा, और टाइम टू टाइम जो लाइबिलिटी क्लियर है वो क्लियर नहीं की गई। एजीआर का इशू आज का नहीं है, 2007 से पेंडिंग है। तो अगर आप कोई लाइबिलिटी होते हुए भी उसको ये सोचकर एक किनारे रख देते हो कि हम इसको कोर्ट से करके कहीं ना कहीं रिलीफ ले लेंगे और 2007 से 2020-21 तक खींचते रहते हो, तो ये कमर्शियल जजमेंट का फेल्योर है जो कि अब इन कंपनियों को उसके उसमें आना पड़ रहा है। तो अगर आप क्लियर कमर्शियल लायबिलिटी को सेट असाइड करके डेट बेस्ड मॉडल चलाते हैं और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं, तो ये इस तरह का वो जो है देखना पड़ेगा। और बीएसएनएल के संदर्भ में भी बात यही रही है कि उसको भी टेक्नोलॉजी की ही मार हुई है। जो मोबाइल टेलीफोनी में जिस तरह से वृद्धि हुई है, बीएसएनएल का बेस रहा है फिक्स्ड लाइन टेलीफोनी, जो कि अब करीब करीब हाशिए पर पहुंच गई है। लेकिन जो बीएसएनएल की जो वर्कफोर्स है, बीएसएनएल का पूरा बिजनेस मॉडल है, उसमें मोबाइल टेलीफोनी का उतना योगदान नहीं रहा। और
जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर में है अपने स्टाफ को कम ज्यादा करने की, वो सरकारी कंपनियों के पास नहीं है। और इसलिए वो और उनके ऊपर कहीं ना कहीं इसका भी रहा कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार किया जाए, जिसके लिए सभी कंपनियों से यूएसओ फंड की लेवी का प्रोविजन था एजीआर से। तो मूल मुद्दा यही है कि अगर आप कॉमर्स और बिजनेस वर्ल्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मैनेजमेंट को अलर्ट रहना होगा कि टेक्नोलॉजी कैसे बदल रही है होराइजन पर, और टाइम टू टाइम एडेप्टेशन करना होगा, टाइम टू टाइम इक्विटी इन्फ्यूज करनी होगी, कैपिटल इन्फ्यूज करनी होगी, R&D करनी होगी। जो मैं विनम्रता पूर्वक आपको रोकूंगा। निजी कंपनियों के संदर्भ में आपकी सारी बातों से सहमत होते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को लेकर मेरी बातचीत अभी भी आपके साथ अधूरी रह जाती है। इस देश के लोगों को सस्ती दर पर मोबाइल तब मिला जब BSNL MTNL ने इस क्षेत्र में पदार्पण किया। दूरस्थ इलाके, ग्रामीण इलाके, पहुंचहीन इलाकों में मोबाइल की कनेक्टिविटी तभी पहुंची जब भारत संचार निगम लिमिटेड इस मोबाइल के क्षेत्र में पदार्पण किया। आपसे जानना चाहता हूं कि बीच रास्ते में ही सरकार ने अपने पैर क्यों पीछे खींच लिए? निजी क्षेत्र की किसी कंपनी विशेष को लाभान्वित करने के लिए, या सरकार ने यह मान लिया है कि अब इस देश के आम नागरिक उसकी जिम्मेदारी का विषय नहीं है, वो कंपनियों के हवाले हैं, कंपनियां जैसी चाहे प्राइवेट क्षेत्र की वो अपना व्यवहार करें, सरकार कोई जिम्मेदार नहीं है। 4G की सेवाएं BSNL और MTNL के माध्यम से क्यों अब तक देश में उपलब्ध नहीं कराई गई? 5G के संदर्भ में BSNL MTNL के संदर्भ में कोई प्लान क्यों नहीं है? क्या इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे सुभाष जी? नियत पर सवाल उठाना क्या गलत है? जी देखिए, जब मैंने कहा कि जो कंपनियां टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाएंगी समय समय पर, वो क्षेत्र में नहीं टिक सकेंगी। और ये बात BSNL पर भी पूरी तरह से लागू होती है और कई और सरकारी क्षेत्रों की कंपनियों में लागू होती है जिन्होंने टेक्नोलॉजी के बदलते अपने उसको मार्केट शेयर को खो दिया है और अपने एक्सपेंशन को खो दिया है। तो ये BSNL के लिए अनोखी बात नहीं है। जो भी पूरा उनसे रिसोर्स रेज हो सकता था, अभी चर्चा हो रही थी कि क्या सरकार उसमें मुनाफाखोरी कर रही है। तो आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि बहुत पहले जब कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां नहीं थी, तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हुआ करता था, PNT डिपार्टमेंट जी, और पोस्टल सर्विस में डेफिसिट होता था तो टेलीकॉम सर्विस में कुछ सरप्लस होता था। लेकिन तब भी PNT डिपार्टमेंट की कोशिश ये रहती थी कि पोस्टल डेफिसिट तो जनरल बजट से फंड हो और टेलीकॉम सरप्लस को टेलीकॉम एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाए जी। तो कि जब इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार को पैसा चाहिए, अगर आप उसको मुनाफाखोरी कहेंगे तो सरकार के पास भी इन्वेस्टमेंट के लिए कहां से आएगा? जब एक जगह डिसइन्वेस्ट करेंगे तो दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्हीं सब चीजों के चलते कि हर चीज मुफ्त में भी चाहिए, सरकार के भरोसे ही चाहिए, और जब भी समस्या हो तो सरकार के ऊपर डाल दिया जाए, इस अप्रोच के चलते ही, इस बिजनेस मॉडल के चलते ही ये सारी समस्याएं होती हैं। बिजनेस मॉडल के कारण ही ये दिक्कतें आई है, सुभाष जी का कहना है। लेकिन मेरी चर्चा के संदर्भ में संतोषजनक उत्तर अभी भी शायद प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे सारथी आचार्य जी के पास जाना है, लेकिन उससे पहले विराग गुप्ता जी, आपका नजरिया चाहता हूं कि क्या वाकई सुभाष पांडे जी के तर्कों से सहमत हो दिया जाए? 3G से 4G पर ना जाने के BSNL के फैसले को क्या फंड की कमी के तौर पर देखा जाए? इस देश की संप्रभु सरकार इतनी लाचार है कि वह एक तकनीक उपलब्ध करा पाने में भी अपनी कंपनी को नाकाम रहती है। इस तर्क को स्वीकारें, या निजी क्षेत्र की कंपनियां लाभान्वित हों इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पीछे हट जाती है? इस दृष्टि से इस विषय को देखें। देखिए, सुभाष पांडे जी मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के बहुत ही बेहतरीन अफसरों में से एक रहे हैं, और चूंकि उस अफसरशाही में काम किए हैं तो उनकी अपनी सीमाएं हैं। एक लिमिट के बाद वो उस सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते जिस सिस्टम का वो हिस्सा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ बातें बोली हैं, इशारों में बात बोली है, और उनको अगर मैं आगे एक्सप्लेन करूं तो उन्होंने सबसे बड़ी बात बोली है कि अगर सरकार को कुछ करना है तो विकास कार्यों के लिए पैसा कहां से आएगा, और लोगों को सब कुछ फ्री में चाहिए जी।
अब यहीं से आकर के सरकार का पूरा रोल आ जाता है और उन्होंने जो मापदंड बनाए हैं निजी क्षेत्र के लिए कि निजी क्षेत्र को डायनेमिक होना चाहिए, निजी क्षेत्र में सिर्फ जो है नया R&D सारी चीजें होनी चाहिए, तो निजी क्षेत्र के जो मापदंड वो बता रहे हैं क्या वही मापदंड PSU में नहीं होने चाहिए? हम अगर वोडाफोन से, एयरटेल से जिस प्रोफेशनल मैनेजमेंट की गुंजाइश हम एक्सपेक्ट करते हैं वही MTNL BSNL से क्यों नहीं करते हैं? और यहां पर राजनेताओं का दोष आता है, अफसरशाही का दोष नहीं आता है। राजनेता PSUs को सिर्फ एक अपना व्यक्तिगत दूध देने वाली गाय समझते हैं, नंबर 1। नंबर 2, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे BSNL हो या अधिकांश PSUs हो, जब अगर उनका सार्वजनिक ऑडिट होगा और अगर श्वेत पत्र जारी होगा तो यह पता चलेगा कि राजनेताओं ने PSUs को अपने हितों के लिए शहीद किया, किसी एक कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसरी कंपनी को पॉलिसी से या रिसोर्स नहीं देकर के शहीद किया। ये दूसरी बात है। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो PSUs हैं और उन PSUs के फेल्योर के लिए अल्टीमेटली सरकार ही तो जिम्मेदार होगी। अगर निजी कंपनियों के फेल्योर के लिए निजी प्रोमोटर्स जिम्मेदार हैं, तो अगर PSU फेल्योर हो गया तो दिक्कत यह होती है कि 15 साल का कंटिन्यूअस फेल्योर है। 15 साल के कंटिन्यूअस फेल्योर में 3 सरकारें आई तो सब ने एक दूसरे के ऊपर एक कॉमन किचन है, उस कॉमन किचन में कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि आटा गलत मड़ा, कि रोटी गलत सिकी, कि आने मेहमान ज्यादा कम हो गए। ये जो लोकतंत्र की जो खूबी है, यही सबसे बड़ी लायबिलिटी है। और इस परिप्रेक्ष्य में हम बिरला की चिट्ठी को पढ़ें, और बिरला जब बचपन से लोगों को 2 ही चीजें बताई जाती हैं, अगर बड़ा आदमी बनना है तो टाटा बिरला बनो, और अगर बड़ा अफसर बनना है तो कलेक्टर बनो। और आज उस बिरला ने जो चिट्ठी लिखी है और उसमें 3 सवाल उन्होंने रेज किए हैं। उन्होंने पहला सवाल सरकार से बोला है कि मुझे ड्यूज में क्लैरिटी चाहिए। उन्होंने दूसरा सवाल किया है मॉरेटोरियम पे क्लैरिटी चाहिए। और उन्होंने तीसरा सवाल ये रेज किया है कि जो फ्लोर प्राइस ऑन टैरिफ है उस पे बताइए। और जो मीडिया रिपोर्ट है बोलती हैं कि बिरला फ्रस्ट्रेटेड हैं। देश का सबसे बड़ा उद्योगपति पूरे सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड है। पांडे जी बोल रहे हैं कि 2007 से AGR का इश्यू था। तो इस सिस्टम में हजारों करोड़, लाखों करोड़ की लायबिलिटी का इश्यू 14 साल से पेंडिंग क्यों पड़ा है? और फिर आप अचानक केयर्न जैसी कंपनी को मुनाफा देने के लिए, फायदा देने के लिए रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स बेनिफिट ले आते हैं। तो ये जो हमारी सरकारी नीतियां हैं, एक तरफ हम बोलते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और दूसरी तरफ सिलेक्टिवली मैक्सिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नमेंट रहती है और PSUs में मिनिमम गवर्नेंस रहती है। ये जो दुर्भाग्य है, ये जो विरोधाभास है, इसकी तरह वीरा गुप्ता जी चिन्हित कर रहे हैं। मैं सारथी आचार्य जी आपसे आने वाली आहट पर बात करना चाहता हूं। कुल मिलाकर वर्तमान रीति नीति का नतीजा दिख रहा है कि इस देश में टेलीकॉम सेक्टर में 2 कंपनी ही वजूद में रह पाएंगी। क्या होगा इसका अंजाम, दृष्टि देंगे? इसका अंजाम वही होगा जो कि बाकी पब्लिक सेक्टर या पब्लिक प्रोविजन का होता है। बस मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, ये है कि 90s से हम लोगों ने इंक्रीजिंगली विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन्स लिए हैं हर चीज के लिए, यहां तक कि पुल बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए। और उनकी कंडीशन यह है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानी सेक्टर जो है वो निजी क्षेत्र में जाने चाहिए। और क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं, ओवरनाइट तो हम कर नहीं पाए थे, वो तो पॉसिबल ही नहीं था, बहुत ऑपोजिशन होता उसमें। तो धीरे धीरे हम करते गए और धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर को हमने नेग्लेक्ट किया है, उनकी R&D को नेग्लेक्ट किया है, उनकी अदर फैसिलिटीज को नेग्लेक्ट किया है। तो धीरे धीरे यदि आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर बीमार होता चला जा रहा है। एंड MTNL, BSNL इसी के नतीजे हैं। एक जमाने में BSNL ने जरूर बहुत एक पहुंच रूरल एरियाज में टेलीफोनी पहुंचाई थी, लेकिन वो कब था? 20 साल पहले, आज नहीं। 20 साल पहले पहुंचाई थी जब उनको नई टेक्नोलॉजी दी गई थी और एक हिदायत दी गई थी कि भाई आप करिए। आजकल हिदायत यह है कि BSNL को
सेल को या कोई भी पब्लिक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक कोई भी हो, इन सब का निजीकरण किया जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर को जानबूझ के एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जैसे कि इन सबको प्राइवेटाइज कर सके, फॉलोइंग द एक्सेसिव डेट वी हैव टेकन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड IMF। जब नंबर देखो तो हिंदुस्तान आज सबसे बड़ा बोरोवर है वर्ल्ड में जी, विश्व बैंक और IMF। तो उनकी आइडियोलॉजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो वो पैसा नहीं देते आपको जी। दूसरा ये है कि यदि आप कहते हो कि रिलायंस को ज्यादा मतलब कंसेशंस दिए जा रहे हैं, मैं उससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मुझे पता नहीं कि ज्यादा कंपनी डिटेल्स के बारे में, लेकिन जो कंपनी 250,000 करोड़ के साथ आई है 2016 में, उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जी। वो कैसे कंपेयर कर सकते हैं उनको जिन कंपनीज की टेक्नोलॉजी 1990s एंड 2000s की है? इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, फाइबर ऑप्टिक्स ऑल ओवर द कंट्रीज है, बाकी लोग कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर पे काम कर रहे हैं। तो हाउ कैन यू कंपेयर? तो एक उस प्रकार की भी समस्या आ जाती है। और फाइनली देखा जाए कि हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है, यदि सरकार में हो चाहे कोर्ट्स में हो, वो इतना ज्यादा टाइम लगाते हैं कि एक आदमी को फांसी दी जाती है। कब 1900 निकला था कि एक चैटर्जी था, उसको फांसी दी गई थी 1995 में, उसको लटकाया गया 2015 में, 20 साल वो आराम से रहा जी। तो हम, ये तो एक एक्सट्रीम एग्जांपल हो गया, लेकिन हमारे हर चीज में इस कदर डिले होती है कि आप ये देखिए कि हम ये जो राफेल लेके आए हैं, इसका आपको मालूम है इनिशियल ऑर्डर 2002 में इन्होंने डिसाइड किया था लेना है। उस जमाने में मिराज 2000 बन रहे थे और एयरफोर्स ने कहा था हमको मिराज 2000 चाहिए, लेकिन जब तक हमने डिसीजन लिया, फ्रांस ने कहा 2000 वो मिराज 2000 तो बनाते ही नहीं है अब एनीमोर, आपको चाहिए तो आप ड्राई हमारे देखिए राफेल। तो इतनी डिलेज होती हैं। वो टेलीकॉम में तो इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, डिलेज काम नहीं करेंगे। लॉ में तो हद हो गई है, 4 करोड़ बैकलॉग केसेस है। तो एक तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, फर्म डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्विक, ये लास्ट पॉइंट मेरा था। जब तक नहीं होंगे, जब तक हम वही ब्यूरोक्रेटिक ओल्ड बोर्ड पे चलते रहेंगे, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी उनको ढालने की कोशिश करेंगे, तो ये मतलब तो भविष्य को लेकर कोई उम्मीद सारथी आचार्य जी नहीं देख पा रहे। लेकिन विराग गुप्ता जी, मैं आम दर्शक के लिए अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं, तकनीकी बातों में उलझाए बगैर। आज स्थिति यह है कि पिछले 1.5 साल से स्कूल कॉलेज बंद हैं, पर फिर भी बच्चे पढ़ पा रहे हैं। इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत ही सस्ती कीमत पर डेटा की सुविधा उपलब्ध है, पैकेज उपलब्ध हैं। एक घर में 3-3, 4-4 मोबाइल की उपलब्धता है और उसके माध्यम से काम चल रहा है। आने वाले समय में जो कंपनियां इस बात का रोना रोती रहती हैं कि इस देश में डेटा सबसे सस्ती दर पर है, अब जब कंपनियों का बाजार में मौजूदगी का हिसाब किताब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कुल जमा 2 कंपनी रह जाने वाली हैं, क्या होगा हमारा? क्या होगा उस मजदूर का जिसकी जिंदगी का हिस्सा मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप हो चुका है? हिमांशु जी, आपने 2 बातें बोली और आखिरी शब्द आपने व्हाट्सएप बोला और आम जनता के लिए मुझसे बोला कि समझाऊं जी। तो मैं आम जनता को एक चुटकुले से पूरी बात खत्म किए देता हूं कि एक आदमी परिवार के पास एक कुरियर आया जिसमें उनके पास 4 टिकट थे फिल्म के, फ्री टिकट हैं और आप जाके पिक्चर देखिए। और उन्होंने पिक्चर जाके देखी और जब घर लौट के आए तो घर में लूट हो गई थी, डकैती पड़ गई थी। तो जो 4 टिकट के साथ पैकेज में घर की डकैती थी, जो नई इकोनॉमी आ रही है कोविड के बाद, उसमें आपको सामने फ्री में दिया जाएगा और पीछे से लूटा जाएगा। व्हाट्सएप आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन व्हाट्सएप आपका डेटा बेच करके पीछे से कमाई करेगा। ये नया बिजनेस मॉडल है। इसलिए जो सामने पैसे ले रहा है वो सफल नहीं हो पाएगा, जो सामने फ्री में दे रहा है और पीछे लूट रहा है वो बिजनेस मॉडल सफल होगा। और इसलिए टेलीकॉम सेक्टर सामने पैसे लेता है, सामने पैसे देता है और इसलिए वो टेलीकॉम सेक्टर आज ब्लीड कर रहा है। डिजिटल सेक्टर वो आपके बच्चों को घर में फ्री में दिखा रहा है, फ्री में सारी चीजें डेटा दे रहा है और पीछे से पोर्नोग्राफी से पैसे कमा रहा है। ये नया बिजनेस मॉडल सफल होगा और इसको मैं समझता हूं सरकार को समझने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय की चुनौतियां काफी बड़ी हैं। टेलीकॉम सेक्टर के संदर्भ में महज कुमार मंगलम बिरला का पीछा छुड़ाने की कोशिश करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण टेलीकॉम सेक्टर से बड़ी संख्या में कंपनियों की विदाई होना है।
डिजिटल सेक्टर के संदर्भ में सही नीति का न होना भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत पैनल के द्वारा रेखांकित किया गया है। उम्मीद करते हैं सरकार आने वाली समस्याओं के प्रति कुछ ध्यान लगाएगी और आम उपभोक्ता और आम नागरिक का हित सुरक्षित रह पाए, इस दिशा में कोई ना कोई कदम तो जरूर उठाएगी। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जिस तरीके से पैनल लगातार टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों की स्थिति को लेकर बात कर रहा था, तो उसी को समर्पित हमारा आज का शेर बहादुर शाह जफर का लिखा हुआ। बहादुर शाह जफर ने अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में कहा कि मेरी घुट घुट के हसरतें मर गई, कि मेरी घुट घुट के हसरतें मर गई, मैं उन हसरतों का मजार हूं। कुल मिलाकर तमाम कंपनियां जो टेलीकॉम सेक्टर में एक समय बड़ी उम्मीद जगाती थी और आज जिस हाल में दिखाई दे रही हैं, उनकी स्थितियों को व्यक्त करता हुआ शेर। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सदा प्रणाम।